पिच तो ठीक है, सख्त दिख रही है, धूप भी निकली हुई है, स्टंप्स का शेड भी दिख रहा है, बढ़िया। क्या मोड है? पिच आप ये कह सकते हैं कि आज न्यूट्रल है, कोई ऐसी बुरी खबर या कोई ऐसी अच्छी खबर, दोनों नहीं है। तो 2-3 दिन से जो बहुत पिटाई उटाई हो रही थी, तो उस पर कल यूएस मार्केट ने थोड़ा रिएक्ट किया। हमको लग रहा था कि जिस तरह से ओपनिंग दी उसने, बहुत बढ़िया ओपनिंग दी थी, बहुत तेज़ी हुई, पूरा बाउंस हुआ, लेकिन आखिरी घंटे में फिजल आउट हो गया थोड़ा। फिर भी 1% ऊपर बंद हुआ S&P, तो अच्छी बात है, वो ऊपर जाना भी चाहिए, क्योंकि इतने दिन से बिकवाली हो रही थी, तो लोगों ने आगे अपनी पोजीशन कवर की होगी, या बाइंग नहीं दिख रही है, कवरिंग ज़्यादा रही थी। तो अब मार्केट के सामने एक चुनौती ये है कि जो इतने दिनों में जिस कारण से उन्होंने इतनी सेल ली है, अब उसके अगेंस्ट जाके बाइंग किस आधार पे करें। कोई ट्रिगर भी तो होना चाहिए, ना कोई रिजल्ट है, ना कोई वैसा डेटा आ रहा है, ना फेड की तरफ से कोई संकेत हैं, अगले हफ्ते की बैठक हो जाएगी, इमरजेंसी हो जाएगी, वो सब खबरें गलत साबित हो रही हैं, होने की कोई संभावना दिख नहीं रही अभी तक। तो इसलिए मार्केट थोड़ा सा चला, उसके बाद रुका, फिर सस्टेन कर रहा है वहाँ पे। बैंक ऑफ जापान के जो बयान आया है उनका, बैंक ऑफ जापान के लिए वहाँ से, वो बयान इसलिए लोग अच्छे में ले रहे हैं क्योंकि ऐसा तो होता नहीं कि हर दूसरे दिन रेट बढ़ाए जाते हैं या हर हफ्ते बैंक ऑफ जापान की मीटिंग होती है। सबका एक शेड्यूल होता है, कितने दिन बाद मीटिंग होगी। तो इस बयान को उस कॉन्टेक्स्ट में आप देखिए कि ऐसा थोड़ी था कि आज फिर रेट बढ़ाने थे उनको, तो उन्होंने कहा कि अब नहीं बढ़ाऊंगा मैं, 45 दिन बाद ही अगली मीटिंग होगी। तो इसलिए इस बयान को कोई बहुत कॉन्टेक्स्ट में डाल के देखेंगे तो मतलब नहीं इसका। लेकिन अच्छी बात यह है कि कोई ऐसी खबर भी नहीं जिस पे मार्केट नेगेटिवली रिएक्ट करे। अब मार्केट को ये देखना है कि बॉस जो इतना ज़्यादा होप बना रखी है रेट कट को लेकर के, वो सब इन प्लेस अगर रहे सितंबर में। देखो अभी एक गड़बड़ फिर हो रही है, 125 बेसिस पॉइंट तक की कट की डिस्काउंटिंग लोग कर रहे हैं, फिर अगेन आप बहुत ज़्यादा होप बिल्ड कर रहे हैं, निराशा हाथ लगेगी, इसलिए वो नहीं करना चाहिए। तो शॉर्ट कवरिंग बाउंस बैक का एक माहौल हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है राइस पे जैसे कल सेल हुआ था ना, आज लोग फिर पोजीशन काटेंगे। आशीष, मुझे जियो पॉलिटिकल टेंशन की ज़्यादा चिंता हो रही है अब इन सब के अलावा। ये मिडिल ईस्ट वाला भयानक है वहाँ पे। अभी अपन फाइनेंशियल वर्ल्ड ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, वहाँ ध्यान नहीं रहे, वहाँ ध्यान नहीं दे रहे हो, वहाँ ज़्यादा रिस्क है। आज सुबह में पढ़ रहा था, 2-3 रिपोर्ट्स हैं कि ईरान कह रहा मैं तो बदला लूंगा, कब लूंगा, कैसे लूंगा, मैं सोच रहा हूँ। तो मोमेंट में कर लिया होता तो कर लिया होता। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। करेंगे वो। और इजराइल कह रहा कि मैं पूरी तैयारी करके बैठा हूँ और प्रीएम्प्ट भी कर सकता हूँ मैं। ये मतलब तुम मारोगे उससे पहले मैं मारने आ उससे पहले भी मारने। ये बयानबाजी ठीक नहीं है। पॉलिटिकल फ्रंट में इस तरह की बयानबाजी हो रही, छप रही अखबारों में। तो मुझे लगता है जियो पॉलिटिकल टेंशन, देखिए आपके पड़ोस में बांग्लादेश में क्या हुआ, मैं वही कहना रहा था, अपने पड़ोस का भी सोचना चाहिए। एग्जैक्टली। तो ये जो अनरेस्ट, लंदन के 20 शहरों में दंगे चल रहे हैं, लंदन करो, ब्रिटेन के, यूके के 20 शहरों में दंगे चल रहे हैं। तो पूरे दुनिया में जो सोशल अनरेस्ट चल रहा है ना, मार्केट इसको बहुत सीरियसली ले रहा है, और ये बहुत चैलेंजिंग सिनेरियो पूरे ग्लोबल है। इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। मार्केट को पीस चाहिए, शांति बनी रहे, बढ़िया काम चलता रहे। अब सब जगह उत्पात मचा हुआ, तोड़फोड़ चल रही है, तो उसको भी मार्केट थोड़ा ना कहीं डिस्काउंटिंग लेगा अपने अंदर, तो वेट करना चाहिए थोड़ा। ऐसे में फिर डोमेस्टिक टूरिज्म सेक्टर बूम होना चाहिए। अब यूरोप पे जाने लायक तो है नहीं एक्चुअली, यूरोप मिडिल ईस्ट जाओगे नहीं, कहीं जाने लायक नहीं है ना, इधर ही घूमो। यूएस दूर पड़ जाता है, यही घूमो। वैसे हो भी ऐसा रहा है, रेट वेट देख के लगता है। खैर, आज के स्टॉक्स मेंशन कर देता हूं। पहला रखा मैंने AIA इंजीनियरिंग। कल मैंने सिम्फनी की टीम से हटा दिया था। क्यों? कल बायबैक पे बोर्ड मीट थी, मैंने कहा बहुत चला हुआ है, क्या होगा, और सिम्फनी फट गया कल। बायबैक का प्राइस भी अट्रैक्टिव था, हालांकि क्वांटम मिनिस्क्यूल था, पर रिजल्ट भी अच्छे थे। अब AIA इंजीनियरिंग भी चला हुआ स्टॉक, खैर बहुत अच्छी पेडिग्री है, बढ़िया कंपनी है। इसको मैं, आप कहिए तो कैपिटल गुड स्पेस की कंपनी कर लीजिए, क्योंकि ये वो फैब्रिकेशन और इंजीनियरिंग का धंधा है। हाई क्रोमियम वेयर रेजिस्टेंट पार्ट्स बनाती है सीमेंट माइनिंग वगैरह के लिए, कंपनी अच्छी है। आज बायबैक पे इसकी भी बोर्ड मीट है, पर अब पता नहीं ना बायबैक का आउटकम क्या होगा, पर मैंने छोड़ते नहीं है, मेंशन तो कर ही देते हैं टॉप 10 में, मेरे टॉप 10 में होना चाहिए। तो यही इंजीनियरिंग पहला स्टॉक है, रडार पे रखेंगे अपन बायबैक से पहले। दूसरा PB फिनटेक, या अपन पॉलिसी बाजार के सिंबल के नाम से जानते हैं। नंबर ठीक लग रहे हैं, पर ये बहुत चला हुआ है। पिछले 1 साल में PB फिनटेक का स्टॉक डबल हो गया भाई साहब। हाँ, अपने हाइस पे खड़ा हुआ, ऑलमोस्ट नियर हाइस के आसपास। पर ठीक है, नंबर्स ठीक है, इसीलिए मेंशन कर रहा हूं। बाकी स्टॉक की चाल देखेंगे दिन के दौरान। आय 52% बढ़ी, एडजस्टेड EBITDA बढ़िया 23 से बढ़ के 49 करोड़ रुपीस आया, 3% के मार्जिन बढ़ के 5% हो गए, घाटे से मुनाफे पे आ गई। 12 करोड़ का घाटा था, 60 करोड़ का मुनाफा हो गया। नंबर तो अच्छे हैं, ग्रीन रख दिया मैंने उन नंबर्स पे।
गुजरात गैस Q1Q देखते हैं गैस कंपनीज के नंबर्स। अपन आय 7.5% बढ़ी, मार्जिन अच्छा 13.7 वाले, इसको माफी कीजिए लाल करिएगा, ये मैंने शायद हरा भेज दिया है। गुजरात गैस आय 7.5% बढ़ी, उसके सामने ऑपरेशनल वीकनेस है, उसके सामने EBITDA 9.5% गिरा, मार्जिन 170 बेसिस पॉइंट्स कॉन्ट्रैक्ट हुए, 13.7% वाले 12% पे आए। स्ट्रीट एक्सपेक्ट करा था मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट होंगे, पर शायद 50 या 70 बेसिस पॉइंट्स की कॉन्ट्रैक्शन की बात थी, 170 बेसिस पॉइंट्स कॉन्ट्रैक्ट हो गए। और मुनाफा 19-20% गिरा है सीक्वेंशली। ऑपरेशनली थोड़ा सा चैलेंजिंग क्वार्टर, इसीलिए गुजरात गैस लाल में 3 हो गए। ओके, 3 अपने भी शुरुआत में। ब्लू स्टार पहला स्टॉक और बढ़िया नतीजे इन्होंने पेश किए थे। मुनाफा 170 करोड़ है, सीजनली स्ट्रॉन्ग क्वार्टर, क्योंकि ये वाला सीजन वो वाला सीजन तो बेसी बहुत बिकते हैं, तो बहुत अच्छे नंबर है। और मुनाफा 170 करोड़ आया 83 से बढ़ के, तो इंटरेस्टिंग है नंबर। दूसरा PI इंडस्ट्रीज़, ये नंबर बहुत ही बढ़िया है। पोल था कि 24.2% का मार्जिन आना चाहिए, 28% से ज़्यादा का मार्जिन इन्होंने कमांड किया है, तो जितना अनुमान था मार्केट का उससे कहीं बेटर नंबर दिए हैं। प्रॉफिट में भी 17-18% की ग्रोथ है और EBITDA 25% बढ़ गया, नंबर बहुत स्ट्रॉन्ग है। ल्यूपिन फार्मा कंपनी, गजब के नंबर कंपनी ने पेश किए, 77% मुनाफा बढ़ा है 800 करोड़, 16% रेवेन्यू बढ़ा है 5600 करोड़, मार्जिन 18 से बढ़ के 22% से ज़्यादा है, तो सारे अनुमान को बीट करने वाले नंबर हैं, एब्सोल्यूट टर्म में भी और मार्जिन में बहुत बड़ा जंप है। तो ल्यूपिन के स्ट्रॉन्ग नंबर, स्टेलर नंबर कहना चाहिए। 3 हो गए। ओके, लिंडे इंडिया, वो इंडस्ट्रियल गैसेस की कंपनी, गजब का बिजनेस, पर ये बहुत बढ़िया रीरेट हुआ है। खैर अभी तो ऑफ हाइज है, 9000 प्लस के लेवल देखे थे अपन ने, कंसोलिडेट कर रहा है एक बैंड पे। ऑपरेशनली नंबर्स अच्छे हैं, आय गिरी लेकिन उसके सामने EBITDA 12% चढ़ा, मार्जिन 22-23% वाले 28% पे पहुंच गए, इसीलिए ग्रीन करा। चंबल फर्टिलाइजर के नंबर अच्छे दिख रहे हैं, आय ठंडी पड़ी पर उसके सामने EBITDA 19% बढ़ा, मार्जिन 11.25 वाले 15%, 400 बेसिस पॉइंट्स का मोटा मोटी एक्सपेंशन, और मुनाफा 32-33% का जंप। ऑपरेशनली अच्छे नंबर्स पे इसको ग्रीन रखा। आधी टीम हरी थी, आधी लाल है। पहला लाल है इंडिगो पेंट्स, आय 6-7 सिंगल डिजिट बढ़ी है, 7-8% के आसपास, EBITDA 3.5% गिर गया, 17% के मार्जिन थे पहले, 180 बेसिस पॉइंट्स कॉन्ट्रैक्ट हो गए, 15 के करीब आ गए, और मुनाफा 15% गिरा। ऑपरेशनली थोड़ा सी दिक्कत एनवायरमेंट में है, वो रिफ्लेक्ट भी करती है। खैर इन सब पे 6 हो गए। बड़ी जल्दी बोल रहा है। जल्दी बोले क्या? चलो अच्छा, मैं बोल फील में थे तो निकल गया बेहतर। गल्फ ऑयल के नतीजे आए, मुनाफा अगर आप साल दर साल देखेंगे तो फ्लैट आपको दिखेगा, 87 और 84 करोड़ आया, लेकिन क्वार्टरली साल दर साल अच्छे दिखेंगे, क्वार्टरली आपको फ्लैट नंबर दिखेंगे, लेकिन रेवेन्यू में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली, 900 करोड़ की आई। देखिए ये वाली जो कंपनी है ना, एक बहुत ही स्टडी ग्रोथ पे ये कंपनी कंटिन्यूसली चलती रहती है, तो इसमें कोई बहुत तोड़फोड़ नंबर की नहीं रखनी चाहिए, लेकिन स्टडी ग्रोथ के साथ साथ कंपनी लगातार इम्प्रूव कर रही है, तो मुझे लगता है गल्फ ऑयल को रखिए ग्रीन में। GR इंफ्रा, इसको भी रखिए, L1 बिडर ये घोषित हुए हैं, एक ट्रांसमिशन की स्कीम है जिसमें इरिगेशन प्रोजेक्ट तुमकुर में करना है इनको, तुमकुर कर्नाटक में है, तो उसके लिए L1 है, तो वहाँ पे रखिए ग्रीन में। और कोफोर्ज, इसको रेड में रखिएगा। एक अभी एक्सचेंज में हमने पढ़ी खबर आई है कि इनके खिलाफ एक इंडेमनिफिकेशन का नोटिस दिया किसी क्लाइंट ने, और ठीक ठाक रकम उसने डिमांड की है, तो इन्होंने जानकारी दी है कि ये 1 साल पुराना मामला है, कुछ बातें उनसे हुई थी, लेकिन वो फिर से एक नोटिस दी है उसने, और कुछ अमाउंट पे भी एग्रीमेंट हो नहीं पा रहा है, और काफ़ी बड़ा अमाउंट हो सकता है। तो कोफोर्ज को रेड में रखिएगा, देखते हैं मामला आगे कैसे पैन आउट होता है। कोफोर इसलिए मैं इसमें रख रहा हूँ रेड में। चलिए फटाफट एक छोटा सा ब्रेक, इसके बाद अगले 4 स्टॉक्स।